नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटी। आज हम क्यों ना उस समाज की बात कर ली जाए जो सदियों से भूखे, नंगे, वंचित समाज से आते हैं। ये वो समाज है जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों से वंचित किया गया। तो हम इस बात को लेकर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा कि डबल इंजन की सरकार है। कहने का मतलब केंद्र में और यूपी में और कई प्रदेशों में एक बहुत बड़ा दल जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि सरकार है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने एक छत्र राज किया। एक दो बीच में अपवाद छोड़ है तो उसकी गिनती करना संभव नहीं है। तो ऐसे में तब के और अब के नेताओं में क्या स्वाभिमान जगह है? राजनीतिक चेतना आई है, सामाजिक चेतना आई है और हम समझते हैं कि क्या आर्थिक चेतना आई? तो बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि हाँ आई। हम भी कहीं तक इससे सहमत होते हैं, लेकिन जिस मुकाम पे इस समाज की स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता जिसके पास होती है, सफलता उसी के पास होती है। तो ऐसा नहीं है कि इस समाज के लोग राजनीति में नहीं आए, समाज में नहीं आए, अर्थव्यवस्था में नहीं आए, लेकिन अर्थव्यवस्था में यूँ कह लीजिए कि पूंजी का अभाव रहा, लेकिन शासन और प्रशासन में तो लोग आरक्षित सीटों के तहत पहुंचे जरूर, वो चाहे राजनीतिक हो या शासन व्यवस्था हो। इसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम उस चीज को देखने वाले हैं कि जब कांग्रेस के खिलाफ एक छत्र राज करने के बाद कांग्रेस के खिलाफ जब एक विशेष वर्ग ने बगावत शुरू कर दी, तब ऐसे बहुत से नेता आए और अपनी अपनी राजनीति के तहत उच्च शिखर तक पहुंचे। कांग्रेस से बगावत यूं ही नहीं हुई थी। कांग्रेस से बगावत तब हुई थी कि एक नई पार्टी का पदार्पण हुआ था, जिसको हम बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं। जब कांग्रेस का वोट इस पार्टी की वजह से खिसकने लगा, तब लोगों में एक नई जागरूकता आई और अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ने निकल पड़े। इसी क्रम में एक नाम आता है बिहार प्रदेश से, जहां से एक नेता रहे हैं जिन्होंने दलित की समूह से निकलकर उनके साथ वोटों की राजनीति कर ताउम्र केंद्र में मिनिस्टर बने, जिनको हम रामविलास पासवान के नाम से जानते हैं। तब तक जात का ध्रुवीकरण हो चुका था, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय और या इसके पिछले समय हम ऐसा नहीं कह सकते कि दलित नेताओं का राजनीति में प्रवेश नहीं था, लेकिन कांग्रेस के जमाने तक वो दलित नेता नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस के सुरक्षित सीट से जीते हुए
वो विधायक और सांसद हुआ करते थे जो पार्टी की बात करते थे। यानी जाहिर सी बात है, जब पार्टी से सांसद विधायक होंगे तो पार्टी की ही बात करेंगे, समाज की बात क्यों करेंगे। लेकिन जब बसपा का उभार हुआ तब इन जातियों का ध्रुवीकरण हुआ। उसी क्रम में रामविलास पासवान उभर कर शीर्ष पर आए। उसके बाद बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। उस जनता दल की सरकार ने इस वंचित समाज को कुछ अधिकार दिए या शीर्ष जो केंद्र में उस समय के सामाजिक नेता केंद्र में मिनिस्टर हुए, उनके दबाव में या समाज को देखते हुए उन्होंने बहुत से अधिकार दिए। हालांकि इसी में जात का ध्रुवीकरण इतना ज्यादा हो चुका था कि फिर भगदड़ मच गई। मचने के बाद अब तो बता जनता दल की 5 साल की सरकार चली, लेकिन इन 5 सालों में उसने 4 प्रधानमंत्री दिए, जिनमें बीपी सिंह, देवगौड़ा, वाई.के. गुजराल और चंद्रशेखर सिंह। तो इस तरह, और उसके बाद इतनी क्योंकि जो बसपा का उभार हो रहा था उधर अन्य पार्टियों में जातियों का ध्रुवीकरण भी होना शुरू हो गया था। इसी क्रम में जनता दल कई फाड़ में टूटकर बिखर गई। उसमें से निकले उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव, बिहार से लालू प्रसाद यादव, इसी तरह अन्य प्रदेशों से भी वो नेता बन गए। यानी जो लोग सुरक्षित सीट से विधायक बन रहे थे, सिर्फ सांसद बन रहे थे, अब वो नेता बन चुके थे। कारण क्या था? कारण बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक ने कहा था कि ये जो आरक्षित सीट से विधायक है, सांसद है, ये सिर्फ समाज के चमचे हैं और चमचागिरी करके राजनीति में आते हैं और अपनी पार्टी की बात करते हैं। लेकिन एक बात और कही थी बसपा संस्थापक ने कि हमें इस समाज को हुक्मरान बनाना है, हमको शासक बनाना है। इसी के तहत सबसे पहले ओबीसी के लोगों ने अपने अधिकारों को समझा और राजनीति में सफल हुए और उन्होंने नेतृत्व किया और पार्टियां बनाई और पार्टियों में नेता बनकर उभरे। इसी बीच बसपा की नीतियां कह ली जाए या उनकी सोच कह ली जाए या कुछ भी कह सकते हैं, एक प्रकार उसको, जैसा कि अमूमन होता आया है कि राजनीति में लोग झूठ और सच बोलकर किसी भी दल या व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश किया करते हैं और वो बात, वो छवि किस प्रकार बनती है ये तो उसका समय निश्चित करता है। हालांकि बसपा फिसलती नजर आई, यानी राजनीति से दूर होती गई और भाजपा ने समाज के दर्द को समझा और उसने उस समाज को कैच करने की कोशिश की। इसी क्रम में भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गई और एक अधिकार देना तो दूर की बात, उन्होंने तो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, सिर्फ वोटों तक सीमित रखा और पदों पर सुशोभित कर दिया। इन पद पर उन आरक्षित वर्ग के लोगों को बिठाने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में केंद्रीय नेतृत्व के संरक्षण में सारे फैसले लिए जाने लगे, जिससे आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा सत्ता में है और अभी ज्यादा दिन उसको सरकार में शामिल हुए नहीं हुए, सिर्फ दूसरा कार्यकाल चल रहा है और बगावत के सुर निकलने लगे। आपने देखा कि हाल में स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक नया समीकरण सामने आया। वो ये आया कि दिनेश जो खटिक है,
उनका पूरा नाम दिनेश कटिक है और राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी जारी किया जो उन्होंने अमित शाह को भेजा है। देखिए उसमें हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, सादर अवगत कराना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी एवं अमित शाह के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार, स्वच्छ वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया है, जिससे पूरा दलित समाज भाजपा में पूरी लगन के साथ समर्पित है। लेकिन जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और न ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है और न ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं तथा उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है, जिसके चलते राज्य मंत्री को विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाती है। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं और इतना ही नहीं, राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाना समझते हैं। इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से ऐसे टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए इस विभाग में स्थानांतरित सत्र 2022-23 में किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधित सूचना मेरे द्वारा अपने पत्र संख्या 309/10/2022 दिनांक 9/7/22 को मांगी गई थी, लेकिन उनको सूचना अभी तक नहीं मिली और कई बार विभाग का अध्यक्ष से दूरभाष पर संपर्क करके सूचना मांगे जाने की बात कही, लेकिन किसी भी चीज़ से उनको अवगत नहीं कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य दलित पिछड़ों के सम्मान के लिए साथ भाजपा में लाने का प्रयास किया था। उन्हीं के आदर्शों के कारण दलित समाज और पिछड़ा समाज का नहीं। इसी के बाद उन्होंने लिखा कि हमारे साथ जाति व्यवहार के चलते मेरा कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या वर्तमान सरकार में जो मिनिस्टर है और वो ऐसे मिनिस्टर हैं जो दूसरे पार्टियों से भाग कर आए, या फिर वो मिनिस्टर हैं जो आरक्षित सीट से जीत कर आए जिन्हें मंत्री बनाया गया है, क्या उनको अधिकारों से वंचित किया गया है? उनको सिर्फ गाड़ी घोड़ा देकर खुश कर दिया गया है? ये एक अपने आप में एक सवाल है, लेकिन इतना जरूर है कि नए जो नेता उभरे हैं, जो बनकर उभरे हैं, उनमें स्वाभिमान जागरूकता जरूर आई है, ये देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये अपने स्वाभिमान और अधिकारों के लिए जो लोग आज लड़ने लगे हैं, तो इस विषय पर हमने आपको एक बात बताई कि ऐसा नहीं है कि समाज जागरूक नहीं हो रहा है। जब भी उसको अवसर मिलता है वो अपने अधिकारों के लिए प्रयास करता है और ये लोग जो अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। तो इस विषय पर आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए न्याय चौक NCTV। धन्यवाद।